साहब लोगों, नमस्कार। आपकी नमस्कार को चमत्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, हो जाइएगा सतर्क डाइजेशन सीखने के लिए। तो दोस्तों, पहला फैक्ट है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, आप कहेंगे मुख गुहा में। और मुख गुहा में क्यों होता है? क्योंकि मुख गुहा में पाई जाती है सलाइवा, जिसे कहते हैं राल। सलाइवा क्या कहते हैं दोस्तों? राल। और राल में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है स्टार्च। क्या है उदाहरण? स्टार्च। तो यह कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में बदल देता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में बदल देता है। डेक्स्ट्रॉन में बदल देता है। किस किस चीज़ में? माल्टोज में और डेक्स्ट्रॉन में। माल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में बदल देता है। ठीक है दोस्तों। तो साहब लोगों, लार में लाइसोजाइम एंजाइम जो पाया जाता है, यह भोजन के साथ आय जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन उत्पन्न करता है? यकृत। और दोस्तों, यकृत को कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं दोस्तों? लीवर। ठीक है साहब लोगों। नेक्स्ट है ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है साहब लोगों? C6H12O6। तो याद कर लो साहब लोगों, ग्लूकोज का फार्मूला 6-12-6, 6-12-6। फिर है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है साहब लोगों। यहाँ एंजाइम उपस्थित रहता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। ठीक है। तो साहब लोगों, जाइमेज एंजाइम जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, ये बना देता है एथेनॉल। क्या बना देता है? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है। और एक गैस निकल जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है साहब लोगों। तो साहब लोगों, अब हम आपको बताएंगे लीवर के कार्य। किसके कार्य? लीवर के कार्य। तो साहब लोगों, ये है माइंड मैप लीवर के कार्यों का। ठीक है। तो लीवर का कार्य है पित्त का उत्पादन करना। पित्त को कहते हैं बायल। क्या कहते हैं साहब लोगों? बायल। पित्त को कहते हैं बायल। और लीवर रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन का उत्पादन करता है। तो प्रोटीन का उत्पादन लीवर कहाँ करता है? रक्त प्लाज्मा में। रक्त प्लाज्मा में लीवर ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज का बनना। ठीक है। अच्छा, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का बनना। ठीक है। तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है साहब लोगों। नेक्स्ट है लीवर के कार्य में रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन करता है। तो अमीनो अम्ल का रक्त में कौन नियमन करता है? लीवर। कौन नियमन करता है? लीवर। नेक्स्ट लीवर का कार्य है विषाक्त यानी कि पॉइजनस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो साहब लोगों, जो हमारे शरीर में जहरीली अमोनिया होती है, उसे ये यूरिया में बदल देता है। ठीक है साहब लोगों। अब है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? क्या कार्य है? एमाइलेज एंजाइम निकलता है लार ग्रंथि से और अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय को कहते हैं पैनक्रियाज। क्या? पैनक्रियाज। तो एमाइलेज एंजाइम दो जगह से निकलता है, लार ग्रंथि से और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा। क्या कार्य है इसका?
भोजन में स्टार्च, स्टार्च है बच्चों, ये स्टार्ट नहीं स्टार्च, तो भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण एमाइलेज एंजाइम करता है। ठीक है साहब लोगों। तो साहब लोगों अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में। यह है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अग्नाशय से। और क्या कार्य है इसका? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से याद कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलता है और यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है साहब लोगों। तो नेक्स्ट है साहब लोगों, पित्ताशय में पथरी वसा के कारण बनती है, न कि प्रोटीन के कारण। ठीक है साहब लोगों। तो पित्ताशय में पथरी किस कारण बनती है? वसा, जो लोग फैट ज़्यादा खाते हैं, जो लोग फैट ज़्यादा खाते हैं उनके कारण बनती है। ठीक है साहब लोगों। तो साहब लोगों ये है पाचन तंत्र, कंप्लीट पाचन तंत्र। ठीक है साहब लोगों। अब एक एक पार्ट हम इसका पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है साहब लोगों। ये है मुख। क्या है साहब लोगों? ये मुख। मुख का मतलब होता है मुंह। मुख में पाई जाती है लार, और लार में रहता है टाइलिन एंजाइम या लारीय एंजाइम। ठीक है साहब लोगों। तो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन या लारीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद में मुंह के बाद में ये है ग्रास नली। कौन सी नली? ग्रास नली। इसे कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स में भोजन को आमाशय तक ले जाया जाता है, और आमाशय को स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक कहा जाता है। आमाशय को क्या कहा जाता है? स्टमक कहा जाता है। ठीक है साहब लोगों। नेक्स्ट है डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। ठीक है साहब लोगों। अच्छा, नेक्स्ट है आमाशय। क्या है ये? आमाशय। आमाशय को क्या कहा जाता है? पेट या स्टमक। ठीक है साहब लोगों, स्टमक कहा जाता है आमाशय को या पेट को। तो अब हम जानेंगे आमाशय में क्या क्या पाया जाता है। तो आमाशय में पाया जाता है HCl। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है साहब लोगों। तो आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है साहब लोगों। अच्छा, नेक्स्ट है छोटी आंत। तो मित्रों ये है छोटी आंत, देख रहे हैं आप चित्र में, ये है छोटी आंत। इसे कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है साहब लोगों। तो छोटी आंत में किस किस चीज़ का पाचन होता है जान लेते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, और प्रोटीन का भी पाचन होता है। तो साहब लोगों प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी हो रहा है, और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी हो रहा है। ठीक है साहब लोगों। नेक्स्ट है बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। ठीक है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो आपसे कोई पूछे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, आपका आंसर होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट है गुदा। गुदा को कहते हैं एनस। क्या कहते हैं? एनस। इसका क्या कार्य है? मल परित्याग करना। क्या करना? मल परित्याग करना। मल का मतलब हो गया यहाँ पर लैट्रिन। ठीक है। तो मल परित्याग करना किसका कार्य है? गुदा या एनस का कार्य होता है। ठीक है प्यारे मित्रों। ये है पित्ताशय। क्या? पित्ताशय। पित्ताशय को कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। इसका क्या कार्य होता है? वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन की क्रिया कहाँ होती है? पैनक्रियाज में। कहाँ होती है? पैनक्रिया, पित्ताशय में। कहाँ होती है? पित्ताशय में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, और पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो पित्त को कहते हैं बायल। क्या कहते हैं? बायल कहते हैं। ठीक है मित्रों। अच्छा, नेक्स्ट है यकृत। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर। जान लेते हैं इसका क्या का कार्य है। तो लीवर पित्त का उत्पादन करता है। तो आपसे कोई पूछे पित्त कहाँ बनता है या कहाँ उत्पन्न होता है? लीवर में। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का निर्माण भी लीवर में होता है। यूरिया का संश्लेषण, तो आपसे कोई पूछे कि यूरिया कहाँ बनता है, आपका आंसर होगा लीवर में बनता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। तो मित्रों ये है अग्नाशय, इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। यहाँ अग्नाशय रस का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अवशेषी अंग के रूप में मानव शरीर में पाई जाती है। किस रूप में? अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। ठीक है साहब लोगों। तो साहब लोगों, नेक्स्ट है सलाइवा। तो साहब लोगों, सलाइवा को कहते हैं राल। ये मुंह से जो निकलती है उसे हम सलाइवा या राल कहते हैं। इसका पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। राल में 99.5% पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी। कितना? 99.5%। और 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा एक दिन में निकलती है। तो राल 24 घंटे में कितनी निकलती है? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। ठीक है, लीटर है ना कि मिलीलीटर। ठीक है मित्रों। तो नेक्स्ट है मित्रों बायल। बायल का मतलब होता है पित्त। पित्त का पीएच कितना होता है? 7.6 से 8.6 होता है। कितना होता है? 7.6 से 8.6 होता है। अच्छा, ये जो पित्त है 800 से 1000 ml पित्त का स्रावण प्रतिदिन होता है। तो एक दिन में कितना पित्त हमारे शरीर से निकलता है? इसका आंसर है 800 to 1000 ml। ठीक है मित्रों। अच्छा, बायल यानी कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये लिपिड के पाचन एवं अवशोषण यानी कि डाइजेशन, अवशोषण कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो मित्रों डाइजेशन को कहते हैं पाचन और अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो यह लिपिड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। और बायल वसा का पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन। क्या? इमल्सिफिकेशन यानी कि वसा के जो बड़े अणु होते हैं उन्हें बदल देता है ये छोटे अणु में। ठीक है साहब लोगों। तो डाइजेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।